नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आज हम बात करेंगे जल संधियों और जल समाधान की। मोटे तौर पर जल संधि किसी नदी या जल स्रोत के बंटवारे को लेकर हुए करार को कहा जाता है। ये संधि दो या इससे अधिक देशों के बीच हो सकती है या फिर एक ही देश के कई राज्यों के बीच भी हो सकती है। भारत की नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ जल संधियां रही हैं, जिसमें से चीन के साथ 2002 में चीन से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भारत को जल विज्ञान की जानकारी देने की संधि 2023 में समाप्त हो चुकी है। पाकिस्तान से 1960 में हुई सिंधु जल संधि फिलहाल स्थगित कर दी गई है, लेकिन हम आज जल संधियों को केंद्र में रखकर ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत में बढ़ते जल संकट का कोई समाधान इन जल संधियों में निहित है या नहीं है, या हमें जल समस्या से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने जैसे कुछ अन्य विकल्पों पर जाना पड़ेगा या हम जा रहे हैं, जिसे लेकर मध्य प्रदेश में एक शुरुआत हुई भी है। पूरे विषय को जानने समझने के लिए बात करेंगे दो विशेषज्ञों से। डॉक्टर श्यामल कुमार सरकार, पूर्व सचिव जल मंत्रालय, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्चुअली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक मोटवानी जी हैं, लेखक हैं इंडस वाटर स्टोरी के, वो भी वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, आपने तो पूरे विषय को लेकर एक किताब ही रच दी है। वैसे दो लेखक हैं इस किताब के, लेकिन क्या कुछ कहने का प्रयास किया गया है? क्या हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि जल संधियों के माध्यम से क्या जल संकट का निराकरण हो सकता है, उसको भी, उस विषय को भी समाहित किया गया है क्या इसमें, या इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे आप? यस जी। 2020 में प्रिंट हुई थी और तब से अब तक हम लोग इसी विषय के ऊपर वेरियस कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में बात करते रहे। और इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन करी गई थी वो 65 साल तक तो चली, लेकिन इसमें कुछ डिफिकल्टीज थी बिकॉज पाकिस्तान वाज प्लेइंग ट्रॉन्ट एंड एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट दे विल क्रिएट एन लीगल इशू। और हमारे लोग एकदम लाइक यू नो हाउ आवर पीपल आर, दे विल गो ओनली डॉट ऑन द लॉ. But what we were trying to propagate and what we were trying to convince the bureaucracy as well as the people who were in directly attached with the water sharing arrangement, etc., what we said then in 2020, in fact, earlier interview, I said, read my lips. Then I said, read my book. So each and every solution has been discussed in detail. प्रॉब्लम क्या था कि पाकिस्तान यूज्ड टू क्रिएट अननेसेसरीली लीगल हैसल्स, सो वी वर हैविंग चैलेंजेस। लाइक एक प्रोजेक्ट जो 2-3 साल में होना चाहिए था उसको 10-10, 12-12 साल डिले हो गया, और एक प्रोजेक्ट जो समझ लीजिए कि 100 रुपए में होना था उसका हम लोग 10,000 रुपया कॉस्ट बेयर कर चुके हैं। और इसीलिए जो 2, 4, 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जो डिलेड थे, अभी शाहपुर कंडी का तो इनॉग्रेशन वगैरह हो चुका है। What I want to say is treaty was good provided there was no nuisance value. Now that it's in abeyance, there is no nuisance at all. We will go our way. And I'm happy to tell you that India has worked on this for last 65 years, spent tens of thousands of crores, and we are on a solid wicket. Whatever share was given to us, we are very close to consuming that. But the legal hassles created by them, they were stopping us from certain projects, certain diversions, certain issues. Like, for example, I can safely say that the issue of Wooler, they kind of created unnecessary hindrances, even though we pointed out, it's on the first chapter itself, that Wooler is a lake, it's not a river.
Therefore, they had no legal, excuse for that. But now in the new scenario, suppose we start dredging it. Of course, I can tell you very happily that lot of work has been done by the Indian bureaucracy as well as the people who are looking after the water issues, etc. Fantastic work has been done. Now, with this new scenario, the legal hassle is not being there. Suppose, for example, we do the dredging. Of course, that matter is also under consideration because they have to do lots of surveys, etc. तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा कि stop and go. When they don't need it, we give them extra. When they need it, we don't give it to them. These arrangements will hurt them and they will stop harassing us. Besides, पाकिस्तान का इंटरनल इशू है, हमारा कुछ नहीं है. We are giving them enough water. They are getting enough water. Only thing is they never invested anything. If you see my earlier interview with Sansad TV, in that I have in details discussed about these things. Now, if they, बात ये है कि क्या ये जो सिंधु समझौते को अभी निरस्त किया गया है या फिर स्थगित किया गया है, उस पानी को हम अपने भारतीय लोगों के लाभ के लिए क्या इसका इस्तेमाल कर पाएंगे? एक बात है। डॉक्टर श्यामल कुमार, यहाँ पर विषय ये है कि हमारी जो जल आपूर्ति की समस्या है या जल संकट है, उसका निराकरण क्या हमारी इन विभिन्न संधियों में निहित है क्या? और कोई भी संधि होती है, जल संधि होती है किसी देश के साथ, उसमें आधार क्या बनाया जाता है कि किस देश को कितनी आवश्यकता है, वो आधार होता है, या फिर हमारे उस देश के साथ संबंध मधुर है या नहीं है, वो आधार होता है? एक्चुअली ये जो पानी का जो डिस्कशन चल रहा है, 2-3 चीज़ हम लोग को समझ में आना चाहिए. एक है, पानी बहुत क्रिटिकल है फॉर लाइफ, एंड पानी is critical, essential for the economic growth of any country. तो पानी का जो डिमांड है, जो डिमांड 1960s में, जो सप्लाई 1960s में था, सिचुएशन अभी बहुत चेंज हो गया, क्योंकि 1960s में ये ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ, एंड अभी 2025 में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो वाटर का जो सिचुएशन है, जो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वाटर मैनेजमेंट जो इशू है, वो चेंज हो गया. एक पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडस वाटर ट्रीटी ये परमानेंट ट्रीटी, इसका कोई ये नहीं है. अगर कोई ये बोल रहा है, आर्टिकल 12(4) बोल रहा है दैट अगर कोई ड्यूली रेटिफाइड ट्रीटी अगर ले आए तो ये ट्रीटी खत्म हो जाएगा. ये very difficult provision in this treaty we find, because in other countries, many countries, they don't have this kind of permanency, because water flow changes. River is a life. River is a living being. The various countries are talking about river as a living entity. तो river का जो situation है, river cannot be a constant feature. So this aspects is very important for all of us to understand when we are considering this issue. Second point is that population growth is taking place in India. So the demand of water is also going. As you know that by 2050, the India's demand of water, overall demand of water will be much more than the supply of water. So from where the water will come? There's a big issue. Secondly, India needs to accelerate development of clean energy. Clean energy is very important, and the hydropower is there as a part of the provision of this treaty. But as Ashok ji has mentioned, that at various cases of the power projects, we find a lot of resistance from the other side. For example, your Baglihar project, for example, your Kishan Ganga projects, for example, your Tulbul navigation projects. So those are issues which we are facing, and there is a feeling
that we need to address these issues as early as possible. So otherwise, it will not be able to live up to the expectation of the people of India. Secondly, the climate change. Climate change impact is now a reality. And the climate change, the atmospheric temperature is increasing. It will have an impact on the glacier, and the glacier melt will have an effect on the flow of water. So these aspects was not thought of in 1960s. These aspects has come up now. It should come up, and as a result, the water sharing at the constant level is a big issue to be discussed. Third one is the water is not only surface water. Water is not, we should not think water as a silos. Surface water. What about groundwater? Groundwater and the surface water, they are the two water we are confronted. So that kind of issue should be thought of. So these are the many to begin with. I just thought that I will bring it to the notice of the viewers that these are many issues which we are not thought at that point in 1960, and there is a need to look into these aspects at a very comprehensive level. ये एक सोच थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, और उनका मानना था कि नदियों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो बहुत हद तक जल संकट को दूर किया जा सकता है। एक पहल हमने देखा कि केन बेतवा को जोड़कर मध्य प्रदेश में हुआ भी है एक प्रयास, लेकिन जो एक सिंधु जल समझौते की अगर बात करें तो उसमें ये कहा जा रहा है कि हम लोग इस जो है संधि से अगर जो है पीछे हटते हैं तो ये होगा कि इतने सारे पानी का इस फ्लो का किया जाए। तो क्या जो एक सुझाव दिया था, एक सपना देखा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को जोड़ने का, वो एक रास्ता हो सकता है क्या इस फ्लो को कहीं ना कहीं भारत के किसानों के लाभ के लिए या फिर आम जनता को जल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके? You know, with Suresh Prabhuji, when he was heading that interlinking of rivers, etc., that was a super mega project. But when we were doing research for this Indus thing, the tributaries and the water, if we are able to complete our projects in next few months and we can kind of activate the, rather divert the flows, etc., the major beneficiaries will be J&K, Punjab, even Rajasthan. So these things are already in process, but we were getting delayed because of the legal nonsense. Now that treaty is in abeyance, we will be able to complete all these things very soon. And also direct benefit to the, Kisans of Punjab and Rajasthan and, couple of other places. Every tributary, has a different direction, but it is definitely going to benefit us. Actually, the Ken Betwa is the first examples of in India to have this project to bring the surplus water to a deficit place. Because Betwa area, there's a lot of problem area. They are water deficient. People don't have the water. But there is another view in the water domain, in the water resource management, that the environmental issue is a big issue. That has to be looked into. And in fact, it took quite a number of decades to complete the Ken Betwa, because there are many issues which come up while addressing the issue. So this is another concept. The surplus water from one river to another deficient river is another concept. But the environmental issue has to be should be taken care of. In fact, for example, when we talk of the river, there is a concept called environmental flow of river. The environmental flow of river is an area
it was not considered in the treaty. This is an area where the water management is a big issue, and this is an area where the ecosystem, which we are talking about in many places, is a big point. So this kind of many issues which are there in the treaty needs thorough scrutiny and an examination. अगर बात करें जल संकट से निपटने के लिए सरकार काफ़ी सचेत नज़र आ रही है। 3 मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया, उसको एक मोटा बजट आवंटित किया गया। वो आप एक मान सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट है या फिर एक सुदृढ़ प्रयास है सरकार की तरफ से? डॉक्टर No, this is a very important concept, and it will help the water resource management as a whole. आपका याद है that आप वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। आप स्टेट में जाइए, आप देखिए कितना मिनिस्ट्री, कितना डिपार्टमेंट है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट, दैट डिपार्टमेंट, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, सो मेनी डिपार्टमेंट देयर। सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए, पहले जल शक्ति मिनिस्ट्री था, देन ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री था, अभी दोनों मिनिस्ट्री जुड़ गया, पर फिर भी इरिगेशन आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बिकॉज वाटर इज ए सब्जेक्ट व्हिच goes into many areas, many. So there is a need. So this is very good concept the government has taken, unified kind of approach in the water resource management, because water is a subject which requires, everybody should have the ability to have water, either in drinking water, non-consumptive use water, or whatever it may be. So water, the management, governance is an issue which the government has taken note, and it is very important issue we have noticed. जल शक्ति मंत्रालय के 3 मंत्रालय को 2019 में जोड़कर जल शक्ति मंत्रालय बना। बजट में पेयजल के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, स्वच्छता के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और 9,023 करोड़, लगभग 10,000 करोड़ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के लिए भी दिए गए। इन प्रयासों को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? इसमें क्या है कि एफर्ट्स आर ऑलवेज वेरी गुड, बट सो फार whatever we were trying to do, we were getting stumbling block. Now that block is removed. So our policies were good. They were, Kisan friendly. Water, fortunately, we have had enough. Even this share, without any legal hassles, even this 22% whatever we are getting, once we executed our projects, हमारा शेयरिंग के हिसाब से हमारे स्टेट्स जो हैं उनको इनफ वाटर मिल रहा है। और ये जो जल जोड़ने का और रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम हुआ है, this started during Atalji's time. But understand one thing, these are super mega projects, and it will take some time. Some things have already been executed, some things are on the way, some things will get done in 1 or 2 years, 3 years maybe. So these are only India can think like that. Our leadership, hats off to them. No other country has tried this interlinking and other things, etc., etc. But we have tried, and partially we have succeeded. Partially we have been delayed because of legal issues. Now that stumbling blocks are removed, I think we'll have enough that all our people are getting enough share of the water, especially for agriculture, etc. अगर बजट आवंटन की बात करें डॉक्टर श्यामल जी, तो इसमें पेयजल के लिए भी पैसा आवंटित किया गया है, स्वच्छता के लिए भी, जल संसाधन पर भी खर्च किया जा रहा है। तो क्या संवेद रूप से प्रयास तो है सरकार का कि किस तरीके से इस विषय को जो है एड्रेस किया जाए लगातार और इससे उभरा जाए? क्या ये कदम पर्याप्त हैं, या फिर आपको लगता है कि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तो जल से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से पार नहीं पाया जा सकता, उसको दूर नहीं किया जा सकता?
नहीं, ये देखिए, ये जो वाटर मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूइंग कॉन्सेप्ट। नाउ जो मनी अलॉट कर रहे हैं, स्टेट आल्सो गिविंग मनी, बट दैट इज नॉट इनफ। द मैनेजमेंट, water management is a big issue where we have to, government is taking action of the, for example in the drinking water problem में देखिए, नारी शक्ति का जो इम्पोर्टेंस है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किया है। नारी शक्ति गांव में, विलेज में, पंचायत में वाटर क्वालिटी क्या होगा वो कर रहे हैं। तो ये जो इन्वॉल्व कर रहा है, ये लोअर लेवल मशीनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर, बिकॉज एवरी हाउस में आप, who is the decide, who decides? The women, they decide how much water, where to use it, and where to make available. So this management structure जो गवर्नमेंट में यूज किया है, कर रहे हैं, is very important concept. And in fact, money is there, money should be there, but beyond money, there has to be some kind of initiative of the rural population, urban population, those who are in the lower level functionary. Secondly, गवर्नमेंट जो ड्रिंकिंग वाटर में किया है, जो इंसेंटिव दे रहा है, जो वर्कर्स है, जो पंचायत जो कमिटी है, मेंबर्स है, फॉर डूइंग द एक्सेस, वाटर एक्सेस, they are giving, there is a proposal to give incentive to them. And also they have to use their own user fee. Suppose government is giving the facility for piped water. This has a cost. Who is to meet the cost? After all, they have to bear the burden partially. So this kind of approach, both side of the approach is very important for management of the water sector. और आपने अभी एक So the water, ग्राउंड वाटर की बात कही थी कि वो भी लगातार कम होता जा रहा है। पंजाब जो है, पंजाब का नाम इसलिए रखा गया था कि 5 नदियां उस राज्य से गुजरती हैं, लेकिन वहाँ पर भी लगातार जो है हम ग्राउंड वाटर देख रहे हैं, उस स्थिति में पहुँच गया है कि कह सकते हैं कि एक विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। और उसकी वजह माना जाता है कि ज़्यादा अच्छी खेती हो, अच्छी फसल हो, फर्टिलाइज़र वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया गया है। माना जाता है कि चावल की खेती हो या फिर गन्ने की खेती हो, उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो समय समय पर हमें अपनी फसलों को भी बदलना चाहिए। क्या इस बात की जागरूकता हमें अपने गांव में रहने वाले लोगों को या फिर किसानों के बीच जो है ले जाकर बतानी चाहिए? उससे भी एक जो है समस्या का निदान हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए, क्योंकि जो कॉटन है, जो व्हीट है, पैडी है, ये तीनों क्रॉप्स 80% वाटर जो यूज है एग्रीकल्चर में ये लेते हैं, ये तीनों क्रॉप्स। तो अगर लेते हैं तो ये क्रॉप का आइडिया चेंज करना पड़ेगा, कौन सा वैरायटी हम ले लेंगे जो कम पानी यूज करते हैं। पानी का जो यूज एग्रीकल्चर में होता है, एग्रीकल्चर वाटर यूज एफिशिएंसी ओनली 30%। दैट मीन्स 30% वाटर यूज होता है वो प्रोडक्शन के लिए, और 70% वाटर यूज नहीं होता है, वो ऐसे ही चला जाता है। तो ये जो क्या करना है, कैसे करना है, ये आइडिया हमारा फार्मर को देना है। जो वाटर यूजर एसोसिएशन है, जो लोअर लेवल में काम कर रहा है एग्रीकल्चर में, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनका इंसेंटिव देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हमारा जो गवर्नमेंट का जो स्टेप है और रेगुलेटर जो आ रहा है वाटर में, ये कर रहा है इन सम स्टेट, तो ये जो आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द क्रॉप पैटर्न शुड हैव ए रीलुक। कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, उनका इम्पैक्ट क्या होगा, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज यू नो दैट इनिशियली before the green revolution, only the surface water was the source of agriculture.
But after that, 70-80% of the water in some state, they are from the groundwater for agriculture. So that change has to be looked into to see how we can save water. So saving water is very important, and the government has taken a very important program how to save water in all field, industry, domestic, your agriculture. And if that happens, our water requirement will be to the level we want. जी हाँ, सर, आपने इसमें सही एक कहा point- जी। समय समाप्त हो गया है। मैं चाह रहा था कि अशोक जी से एक टिप्पणी लूं, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि समय समाप्त हो गया है। अशोक जी, आप जुड़े इस कार्यक्रम में, उसे विशेष बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर श्यामल कुमार, आपने बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला और कहीं ना कहीं कि आपने ये भी बताया कि जल जो संकट उत्पन्न हो गया है, न केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गया है। भारत के स्तर पर हम लोग कौन से कदम उठाएं जिससे हम इस परेशानी का निराकरण निकाल पाएं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जल संधियां और जल समाधान, इस विषय में बातचीत को हम विराम लगाते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.